हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ एनुअल फाइलिंग्स कैसे की जाती हैं कंपनी की, उसके लिए कैसे फॉर्म फाइल किए जाते हैं, क्या फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती हैं। आप सभी को पता होगा कि एनुअल फाइलिंग के लिए एओसी 4 फॉर्म फाइल किया जाता है। बट इस फॉर्म के बारे में आज और डिटेल में बात करते हैं और इस फॉर्म को मैं लाइव फाइल करना सिखाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्म अभी कुछ इसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। ये फॉर्म पहले क्या होता था, ऑफलाइन मोड में फाइल होता था। ठीक है, जो पुराना पोर्टल था V2 पोर्टल पे फाइल होता था लास्ट ईयर तक। बट करंट ईयर 2024-25 से ये फॉर्म न्यू V3 पोर्टल पे शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो 2024-25 की जो भी फाइलिंग होंगी एनुअल फाइलिंग, वो नए V3 पोर्टल पे होंगी। मैं आपको एमसीए का V3 पोर्टल भी दिखा देता हूँ। ये वाला V3 पोर्टल है जहाँ एफओ लॉगिन करके आता है। ये इस पोर्टल पे अभी एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स भी इस पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, AOC 4 MGT 7, तो ये सारे अभी V3 पोर्टल पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो इस फॉर्म का क्या है रिक्वायरमेंट, ये क्या है ये फॉर्म, इसके बारे में मैं बताऊंगा आज इस पूरी वीडियो में। और स्टेप टू स्टेप आपको मैं पूरा फॉर्म फाइल करके बताऊंगा। एक एक चीज मैं आपको फाइल करनी सिखाऊंगा, कहाँ क्या क्या डाल सकते हैं, कहाँ एरर आ रहा है उस एरर को कैसे आप रिजोल्व कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आप इसकी स्पीड बढ़ा के वीडियो को आराम से इजिली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या होता है कि एओसी 4 फॉर्म किस लिए है, क्या चीज है, ये मैं इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। एओसी फॉर्म एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कंपनीज जो भी होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, या कोई भी कंपनीज होती हैं, वो अपने जो बैलेंस शीट हैं या किसी ऑडिटर की रिपोर्ट है, जब उनकी ऑडिट हो जाती है, या बोर्ड की रिपोर्ट है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया, क्या कुछ किया, क्या एक्स्ट्रा किया, मतलब उनका नेट, मतलब क्या कच्चा चिट्ठा है एक तरह से, मतलब पूरे साल में उन्होंने क्या कुछ किया, वो सब करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो इनके शेयर होल्डर हैं या पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में वो डॉक्यूमेंट डालने के लिए उनको एक फॉर्म फाइल करना होता है। ये फॉर्म एक्चुअली क्या है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए, और गवर्नमेंट से आपके वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वाले फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि कंपनी का स्टेक होल्डर्स को पता लग जाए कि कहाँ क्या क्या है। ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी होती है इसमें, बोर्ड की रिपोर्ट भी होती है, तो ये सारा कुछ होता है इसमें। इसलिए ओसी 4 फॉर्म रजिस्ट्रार को फाइल किया जाता है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट होती है एओसी 4 फॉर्म की। एओसी 4 फॉर्म वैसे तो जैसे ईयर एंड के 6 मंथ के अंदर फाइल किया जाता है। ठीक है, और उसकी जो एजीएम होती है, जैसे किसी भी कंपनी की एजीएम होती है, एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर, लाइक एजीएम जैसे किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर एजीएम करनी होती है। एजीएम के 30 दिन के बाद बाद ये फॉर्म गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, एओसी 4 थ्रू द V3 पोर्टल। ठीक है, तो ये इसकी ड्यू डेट होती है। ये ओपीसी के केस में क्या होता है, डायरेक्ट जो क्लोजिंग होता है उससे 180 डेज कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि उसमें एजीएम नहीं होती है। और कम नॉर्मल जो अदर देन ओपीसी हैं उनके केस में 180 डेज प्लस 30 डेज और मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एजीएम की जो ड्यू डेट होती है वो 180 डेज होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए इसमें चाहिए हमें डायरेक्टर की रिपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, और ऑडिटर्स की रिपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैं इनकी फॉर्मेट भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कैसे कैसे इनको फिल करना है एओसी 4 फॉर्म में। इस बार काफी चेंजेस हुए हैं। एओसी 4 फॉर्म के साथ ही आपको दो नए फॉर्म भी अटैच या लिंक फॉर्म है, लिंक में फाइल करने हैं। वो जैसे ही आप एओसी 4 फाइल करते हैं, तो उसके तुरंत बाद डायरेक्टर रिपोर्ट का ओपन होता है, फिर ऑडिटर रिपोर्ट का होता है। तो उनमें क्या क्या फिगर डालना है, कैसे डालना है, क्या क्या चीजें डलेंगी, वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, फिर डीएससी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सीए के डीएससी लगेंगे या डायरेक्टर के डीएससी लगेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे, कितने बार लगेंगे। ठीक है, फॉर्म की फीस क्या होती है, एनुअल फाइलिंग फीस की, ये उसमें जब इंस्ट्रक्शन किट होती है उसमें नीचे नीचे दिया हुआ होता है, वो कैपिटल के बेसिस पे होती है, जितनी कंपनी कैपिटल होती है। ठीक है, और कैसे आप इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको लाइव। ठीक है, कंपेरिजन ओल्ड फॉर्म में क्या था, अब नए फॉर्म में क्या आ चुका है, ये मैं साथ के साथ आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। ओल्ड फॉर्म आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये एक मैंने फॉर्म डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, ये है, जैसे ये ओल्ड फॉर्म है, ये ओसी 4 का ब्लैंक फॉर्म है। ये ऑफलाइन होता था पहले। इसमें हम जैसे डाटा फिल करते थे, प्री फिल करते थे, और वन बाय वन ये सारी डिटेल फिल्स करते थे। तो अब इन्हीं चीजों को ऑनलाइन कैसे करना है वेब पोर्टल पे, वो मैं आपको सिखाऊंगा।
और क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितना बड़ा फॉर्म कर दिया गया है, कैसे आप उसको स्टेप टू स्टेप फिल करेंगे, और क्या क्या टिप्स ट्रिक्स हैं, काफी एरर आ रहे हैं लोगों के, तो उन एरर के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, कहाँ क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, जिससे आप आसानी से उसको फाइल कर सकें। ठीक है, तो ये मेरा V3 पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। आप प्रोफेशनल की आईडी से भी कर सकते हैं, CS वगैरह हैं तो आप उनकी आईडी से भी करें, या कंपनी की अपनी आईडी, कंपनी की जो आईडी होती है उससे भी एनुअल फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस बिजनेस यूजर के अंदर ही ये फॉर्म फाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है MCA सर्विसेज में, कंपनी ई फाइलिंग में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनुअल फाइलिंग्स का। इसके ऊपर नीचे नीचे ऑप्शन होता है, बट आप यहाँ से क्लिक करके एक न्यू यहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं सारे के सारे, और नीचे जाने में थोड़ी ऐसे दिक्कत आती है, तो आप यहीं से आप इसको क्लिक करके जाएं, और यहाँ से आपको सारी लिस्ट मिल जाती है। ये एनुअल फाइलिंग्स होते हैं बेसिकली। तो इस बार क्या हुआ है, इन्होंने दो तरीके से फॉर्म दिए हुए हैं उस AOC4 को। इन्होंने ऑनलाइन मोड दिया है जो आप वो वेब पोर्टल पे फाइल करेंगे, दूसरा इन्होंने एक ऑफलाइन मोड भी दिया है। ऑफलाइन मोड भी सिमिलर है, वो भी पोर्टल पे ही फाइल होता है, बट उसके जो अटैचमेंट्स वगैरह हैं, जैसे ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट है, उनको उन्होंने GS1 फाइल, जैसे GST वगैरह में यूज करते हैं इनकम टैक्स में, उस टाइप से कुछ बना दिया है। तो ये ऑफलाइन, पहले वाला ऑफलाइन नहीं है, ये अलग तरीके से ऑफलाइन है, और ये ऑनलाइन है ही। तो मैं आज आपको ऑनलाइन वाला एक बार फाइल करना सिखाऊंगा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं ऑफलाइन वाला भी सिखाऊंगा। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कैसे क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्म थोड़ा काफी लेंथी होता है, तो इसको साथ के साथ आप समझेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्म होता है, इसमें नेटवर्क वगैरह की भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कि नेट वगैरह स्लो हो सकता है, या तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि काफी बड़ा फॉर्म है। इसको साथ के साथ सेव भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से, मैं आपको धीरे धीरे फॉर्म नीचे तक ले जाके दिखा रहा हूँ। अभी स्टिल लोडिंग हो रही है, बट स्टिल तब तक आप फॉर्म देख सकते हैं। देखो अभी लोड नहीं हुआ है, यहाँ तक ही लोड हुआ है। ठीक है, अभी ये देखिए फॉर्म लोड हो चुका है। तो ये देखिए सारी डिटेल्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, बट ऐसे टाइम ना लगा के मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा 1 बाय 1 स्टेप वाइज हम चलते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा फॉर्म गो थ्रू करवा देता हूँ, कहाँ क्या क्या डिटेल्स जाती हैं। ठीक है, ये फॉर्म AOC4 है, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट के पास ये सारी डिटेल जाती हैं, फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं। आप पैसे पे करके आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन किट होती है, यहाँ पे फॉर्म का पर्पज वगैरह बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे 30 डेज वगैरह लिखा हुआ है, AGM से डेट वगैरह, ये सेक्शन वगैरह सब दे रखे हैं। ठीक है, लिंक फॉर्म AOC1 AOC2, ये लिंक फॉर्म है। ये देखो बोर्ड रिपोर्ट, ये सब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आएंगे ये। ठीक है, बट ये एक इंस्ट्रक्शन किट है, इसमें आप फीस वगैरह देख सकते हैं, कैसे फॉर्म की फीस वगैरह होती है। ठीक है, वो सारे डिटेल में है, कॉलम वाइज क्या क्या डिटेल। आप कभी कहीं अगर स्टक होते हैं तो आप यहाँ को इसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इनकी फीस दी हुई होती है, ये नॉर्मल फीस होती है अप टू कैपिटल वगैरह की। ये एडिशनल अगर आप इनकी लेट फीस वगैरह देखते हैं। ठीक है, ये सारे सिनेरियो वगैरह समझा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिंक दे रखा है, इनको FAQ वगैरह भी दिया हुआ है अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ होता है, बट हमें बस जस्ट चीजें समझने की जरूरत होती है, तो मैं आपको बस समझाने के लिए हूँ कैसे क्या है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका AOC4 आप मान लो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो ठीक है, आपको पता ही नहीं है। अगर आप सेकंड टाइम भर रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो आप कोशिश करें कि आपका लास्ट ईयर का AOC आपके पास हो, ताकि उससे आप बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिन नंबर हुए या डेट वगैरह हुई या कुछ भी चीजें हैं, सिन नंबर वगैरह हैं, ठीक है, वो आप फटाफट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो वो इजी हो जाता है फाइल करना। ठीक है, तो आप AOC4 फॉर्म आपका लास्ट ईयर का है, तो आप उसको हैंडी रखें। ठीक है, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो जस्ट अपना कंपनी का सिन नंबर डाल लें यहाँ पे, वो अपने आप डिटेल फैच कर लेगा। ठीक है, मैं भी आपको एक कंपनी की डिटेल्स फिल करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सिन नंबर लिया, मेरा लास्ट ईयर का AOC4 है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे डाल लेंगे ये अपने आप डिटेल्स प्रीफिल हो जाती हैं। ठीक है, ये पार्ट ए में आप थोड़ा ये ध्यान से देखें डिटेल्स को, इनको फॉर्म काफी बड़ा है, तो मैं आपको धीरे धीरे सारे डिटेल्स दिखाता जाऊंगा। ठीक है, और साथ में ये नेम अपने आप फिल हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट्स, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फाइल कर रहे हैं। तो हम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 वाली फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये हैं, या फिर आप जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वहां से लेके वो आएगी, यहाँ पे डालनी है। ठीक है, डेट ऑफ
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया जाता है। तो वो डेट आप डालेंगे। ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ, आज की डेट डाल लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, फिर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको पता ही होगा। अनअडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, एक अडोप्टेड होती हैं जो कंप्लीट हैं, जो अडोप्ट कर ली जाती हैं। ठीक है, ये रिवाइज वाली हैं जो इन सेक्शन के अंतर्गत रिवाइज होती हैं। ठीक है, तो ये आप अडोप्टेड वाली हैं जो फर्स्ट टाइम, या जो मान लो अपना सारा कुछ ठीक है, हम अडोप्टेड वाली फाइल कर रहे हैं। फिर ये ऑप्शन ओपन होता है वेदर प्रोविजनल आपने फाइल की है या नहीं की है, तो आप नो कर दें, या आपके एप्लीकेबल ही नहीं है। या एड फिर आता है ऑप्शन वेदर अडोप्टेड इन अर्जेंट मीटिंग, या आपने पहले आपने डाली थी ड्राफ्टेड वाली। ठीक है, उसके बाद आपने अर्जेंट मीटिंग में आपने अडोप्टेड की है। ठीक है, तो ये वाली डिटेल्स के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, या नोट अप्लीकेबल डाल सकते हैं, या नो कर दें इसको। ठीक है, फिर आते हैं सिग्नेटरी डिटेल्स में। तो यहाँ पे जो भी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिटेल ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ। ठीक है, प्रोवाइड डिन नंबर। ठीक है, जो इन्होंने साइन किए हैं, हु हैव साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमारी बैलेंस शीट और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको किसने साइन किया है उसकी डिटेल हमें यहाँ डालनी होती है। ठीक है, तो मैं एक बार इनके डायरेक्टर के कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप कॉपी करके डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, सारा डाटा मेरा रैंडम है, तो आप इसको इग्नोर करें। ठीक है, डेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप डेजिग्नेशन, यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी बैलेंस शीट साइन की है, इनके फाइनेंशियल साइन किए हैं। हमारे केस में मैं डायरेक्टर को एक बार एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, अपने आप डिटेल प्री फिल आती है, बस आपको ये डेट और डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में आप देखेंगे डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, कौन सी मीटिंग थी, इन विच बोर्ड रिपोर्ट रेफर्ड अंडर सेक्शन 133 वाज 134 वाज अप्रूव्ड। तो बोर्ड रिपोर्ट कौन सी मीटिंग में हुई थी, तो उसकी डेट डालनी है आपको। तो ये जनरली छोटी जो कंपनीज होती हैं उनमें सभी में एक ही डेट होती है, बट आप अपनी कंपनी के हिसाब से जब अलग अलग अगर डेट अवेलेबल हैं, या बड़े लेवल की कंपनियां हैं तो लिस्टेड वगैरह हैं, तो उनमें सब में अलग अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से डायरेक्टर की डिटेल डाल देता हूँ। डिटेल ऑफ डायरेक्टर हु साइन द बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, जो बोर्ड रिपोर्ट डायरेक्टर ने साइन की। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसकी डेट डालनी है कब बोर्ड रिपोर्ट हमारी साइन हुई है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं डेट ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर। ऑडिटर ने कब हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो साइन की है। तो मान लो हमारी ऑडिटर रिपोर्ट साइन हुई थी 20 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद हमारी ये क्या नाम है, वो डेट आई है। ठीक है, या फिर आप अपनी इसी डेट को 31 अगस्त भी मान सकते हैं। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंस स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे जिस दिन, तो जनरली सेम डेट होती है, आप जो भी डेट, आप उन डेट के कंफ्यूजन में नहीं जाते अभी। ये इजी चीजें आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं हमसे। बस चैनल सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है। अब आता है एजीएम की डिटेल में। एजीएम की डिटेल का बस यही चीज है कि वेदर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड, अगर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है तो यस, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। ठीक है, या नोट अप्लीकेबल। ठीक है, हम यस कर देते हैं। इफ यस, डेट ऑफ एजीएम। अब इसमें हम एक, मैं आपको इस चीज बताता हूँ, इस फॉर्म के अंदर आप आगे की डेट नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, अगर आगे की डेट सिलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्म में मना कर देता है, और आप इसको सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर एरर है ना, वो एरर आपको रिजोल्व करके ही आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये आगे का फॉर्म फाइल करने देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेट, अगर आप जिस दिन फिल कर रहे हैं उससे आगे की डेट नहीं डाल सकते। मैं इससे पहले की डेट डाल सकता हूँ, या एज ऑन डेट की डेट डाल सकता हूँ एजीएम के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी 30 डेज का क्राइटेरिया होता है ना, एजीएम के 30 दिन के बाद ये फॉर्म फाइल होता है, तो इसलिए ये डेट यहाँ पे वो कर रखी है। हमारी ड्यू डेट क्या थी एजीएम की, मैं सपोज हमारी 30 सितंबर ही है, जो जनरल होती है। फिर वेदर एनी एक्सटेंशन फॉर एजीएम इज ग्रांटेड, नो, अगर यस है तो आप डेट डाल सकते हैं। उसके बाद इसको आप सेव करेंगे, ये यहाँ पे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फॉर्म है, इसको साथ के साथ सेव करना पड़ेगा, ये लोगों ने इसीलिए दे रखा है ये साथ में। ठीक है, जैसे ही आप सेव कर देंगे ये डिटेल अपने आप वहां से सेव वाले हट के नीचे आ जाएगा, वो सेव का बटन। ठीक है, यहाँ तक देखो मैंने ओआईजीएम डिटेल्स तक फिल कर दिया था, 7 पॉइंट तक। अब आते हैं 8 पॉइंट में। थोड़ा बड़ा फॉर्म है, तो आप वीडियो अगर देख भी रहे होंगे तो आपको थोड़ा समझना, इसको वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो अब सब्सिडरी डिटेल्स में बताते हैं आपको।
वेदर द कंपनी इज ए सब्सिडरी कंपनी, अगर आपकी ये जो कंपनी जिसके आप फाइल कर रहे हैं ये सब्सिडरी कंपनी है तो आप इसको यस करें, आपको ये डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको नो करें। ठीक है, वेदर ये डिटेल डालने के बाद आपकी वेदर द कंपनी हैज ए सब्सिडरी, इस जो कंपनी की फाइल करें इसकी कोई सब्सिडरी है तो वो आपकी डिटेल डालनी यस करें, अदरवाइज आप इसको नो करें। ठीक है, फिर आती है ऑडिटर डिटेल्स, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये ऑडिट डिटेल्स वाला। इसमें यहाँ पे आपको एसआरएन डालना होता है, जो आपका एसआरएन है जिसमें आपको ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, तो वो अगर डाल लेंगे तो ये अपने आप डिटेल फिल हो जाती है। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी का जो भी लास्ट ईयर एसआरएन था या एडीटी 1 जो फॉर्म फाइल हुआ है उसकी आप यहाँ पे एसआरएन डाल लेंगे, उसमें अपने आप ये सारी डिटेल अपने आप फिल हो जाएंगी, ऑटो फिल हो जाएंगी, जो ग्रे कलर में दिख रही है ना ये ऑटो फिल हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, अगर आप एक इन्होंने एमसीए नहीं बता रखा है, अगर आपका फर्स्ट टाइम है एओसी 4 फॉर्म फाइल कर रहे हैं बट आपने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑडिटर में स्टिल कंफ्यूजन है कि आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने वीडियो बना के डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे एडीटी 1 की लाइव वीडियो देख सकते हैं जो एमसीए V3 पोर्टल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आप ये एक है जो उन्होंने दे रखा है कि जेड और ये 999 आप डाल सकते हैं। ठीक है, 9 डिजिट का होता है ये हमारा एसआरएन नंबर, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपके पास एसआरएन नहीं है, या आपका एसआरएन है आपके पास बट वो ले नहीं रहा, एरर आ रहा है, तो एक बार के लिए अगर आपको मान लो ड्यू डेट है या आप ये रिजोल्व नहीं करवा सकते तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जेड और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर का टोटल 9 डिजिट का होता है जेड के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डालना है नंबर ऑफ ऑडिटर एक। ठीक है, एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, इसको आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी डिटेल्स पता लग जाती हैं कि भी आपको ये भरनी ही भरनी है, ये डिटेल अगर आप फिल नहीं करेंगे तो ये आगे फॉर्म फिल नहीं करने देगा। ठीक है, तो इस पे आप पहले से भी क्लिक करके आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई क्या क्या डिटेल्स मैंडेटरी हैं, अदरवाइज आप अगर मैंडेटरी नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स पैन डालना है और ये कैटेगरीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, आप सिंगल पार्टनर हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे आपका। ठीक है, अगर आपकी ऑडिटर फर्म है तो आपको फर्म का पैन नंबर डालना पड़ेगा, जैसे एलएलपी है या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी है तो फर्म का पैन कार्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे, और मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर और ऑडिटर फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका एफआरएन डालना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे ऑडिटर फर्म कर रखा है। इंडिविजुअल करेंगे तो यहाँ पे आप एमआरएन डाल सकते हैं अपना। ठीक है, नेम ऑफ द ऑडिटर डालना है या आपकी जो ऑडिटर फर्म है उसकी डिटेल डालनी है। फिर यहाँ पे एड्रेस आएगा, ठीक है, आपको एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, ये सारी डिटेल्स डालनी है। फिर आते हैं नीचे डिटेल्स ऑफ द मेंबर साइनिंग फॉर द अबाउ फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द मेंबर, और जो जैसे ये क्या इसके केस में आएगा, ये जैसे ऑडिटर फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये वाली डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप इंडिविजुअल का केस करेंगे तो आपको ये डिटेल्स नहीं फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये अपने आप हाइड हो जाती है क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म है और एक ही पार्टनर है और सिंगल ही है, तो वो ऊपर हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं इस डिटेल में, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एप्लीकेंट डिटेल्स। ठीक है, मैं एक बार ऊपर वाली डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ये नीचे की डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो ये वाले डिटेल फिल करने के बाद अभी 10th पॉइंट में आते हैं, ऑडिटर की डिटेल फिल करने के बाद तो यहाँ पे आपको बताना होता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इन केस द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अदर देन बैंकिंग और पावर और इंश्योरेंस और एनबीएफसी देन सेलेक्ट कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो यहाँ पे यही 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बैंकिंग है या इंश्योरेंस है या पावर है या एनबीएफसी है, या अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप कॉमर्शियल वाली सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हमारी ये कॉमर्शियल वाली सेलेक्ट करनी है, आप समझ गए होंगे तो। ठीक है, वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल, तो सभी कंपनी पे शेड्यूल 3 ऑफ ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कुछ कंपनीज होंगी जिसपे ये नहीं अप्लीकेबल होता। ठीक है, तो वो इस पे अभी नहीं जाते। वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड और नॉट, तो आपके सीएफएस रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आपका जॉइंट वेंचर है या फिर सब्सिडरी वगैरह है तो वो आपको कंसोलिडेट रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको यस नो करना होता है यहाँ पे। वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी, पूरा एड्रेस जहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर वगैरह सर्वर वगैरह रखे हुए हैं जहाँ पे आप बुक्स मेंटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एड्रेस डालना पड़ेगा।
दूसरा आपको सर्विस प्रोवाइडर का नाम डालना पड़ेगा, किससे आप सर्विस ले रहे हैं, क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके, ठीक है। एड्रेस प्रोवाइडेड क्या है, ठीक है। वेदर बुक्स अकाउंट एंड अदर बुक्स पेपर्स आर मेंटेन्ड ऑन क्लाउड, तो ये सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको आप नो करें, ठीक है। अगर आप इसमें से नहीं मेंटेन करते हैं तो कुछ कंपनीज पे ये मेंटेन होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तक हमने 12th पॉइंट तक कवर कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं मेन जो बैलेंस शीट वाली चीजें हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट वाली चीजें में लास्ट ईयर के ये अपने आप फिगर्स फिल कर लेते हैं, जैसे ही हम ऊपर फाइनेंशियल ईयर डालते हैं, ठीक है। हमारे हमको जो करंट फिगर्स डालने होते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से 31 मार्च 2025 डाल देता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर के अपने आप आ गए हैं, ठीक है। ये रेड रेड हैं वो फिगर्स हमें फिल करने हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको क्या चक्कर है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें मैं अभी के लिए ऐसे ही 0 0 डाल देता हूँ, क्योंकि काफी टाइम लगेगा, या कुछ भी ऐसे ही रैंडम फिगर आप एक बार के लिए मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा एक्चुअल चीजें डालने में, तो ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं एक बार, ठीक है। मैं एक बार 0 ही डाल देता हूँ, ताकि आगे वो क्रॉस वेरीफाई भी होती है ना डिटेल्स, तो उसमें भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे सब में 0 0 डलनी है डिटेल्स, यहाँ से लेके आप एंड तक यहाँ पे 0 0 डाल लेंगे, ठीक है। अब ये डिटेल यहाँ भी 0 क्यों आ रही है, तो ये क्या हुआ था, ये फॉर्म में चेंजेज हुए हैं। पहले ट्रेड पेबल के ये सब हेड नहीं होते थे, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू माइक्रो वाली, ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू क्रेडिटर्स और एमएसएमई, ठीक है। तो ये अगर आप पिछले साल का मैं फॉर्म आपको अगर दिखाऊं, तो आपको ये चीजें साथ के साथ मैंने बता देता हूँ, ताकि आपको ये चीजें पता रहें, ठीक है। तो आप मतलब मैं वैसे मैंने देखी हुई है ये चीजें, बट मैं आपको स्टिल इसमें से मतलब ये वाली चीजें लास्ट ईयर थी नहीं फॉर्म में, इस बार नहीं आई है, तो यहाँ पे आप 0 डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 डालेंगे, और जब यहाँ का कोई भी अगर लास्ट ईयर का अगर आपका कोई भी अमाउंट चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपको रीजन डालना पड़ेगा, रीजन फॉर चेंज इन प्रीफिल्ड फिगर्स फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये अपने आप अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे, तो ये अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको रीजन डालना पड़ेगा कि क्या रीजन था, ठीक है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है वैसे तो, इसके विदाउट भी फॉर्म सेव हो रहा है, बट स्टिल आप डाल दें कि जो भी आपका रीजन हो, ठीक है, कि क्यों आपने यहाँ पे ये फॉर्म चेंज किया है। यहाँ पे आप ऐसे एनए भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 0 ही डाला है, कुछ था नहीं, तो इनको पता लग जाए तो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। एक चीज और बता देता हूँ, कई बार ये वाली डिटेल्स भी आपको दिक्कत मिलेंगी। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो, ये बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं हो रहा है, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो आप, इसकी जो एसेट है उसका अलग बैलेंस है और लाइबिलिटीज का अलग बैलेंस है, और ये प्रीवियस ईयर के फिगर हैं, बट मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो आपको ये बैलेंस मैच भी करना है, अदरवाइज ये फॉर्म आपको सेव नहीं करने देगा, आपको नेक्स्ट करने ही नहीं देगा जब तक आप ये एरर दूर नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बैलेंस मैच करना पड़ेगा, सेम आपकी एसेट और लाइबिलिटी सेम आनी चाहिए। तो आपको प्रीवियस ईयर का चेक करके यहाँ पे चीजें अमेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं एक बार ये फटाफट से मैं 0 डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ आगे क्या चीज है। दोस्तों मैंने ये यहाँ पे एक बार सभी उसमें अमाउंट्स में 0 0 डाल दिए, बट मैं आपको स्टिल में गो थ्रू करवा देता हूँ। ये बैलेंस शीट में यहाँ पे स्टार्टिंग में ये शेड्यूल 3 की तरह ही इसका फॉर्मेट होता है, जो बैलेंस शीट आपकी एक्चुअल बनी हुई मिलेगी आपको, उसी में ये वाले सारे डिटेल्स ऐड होते हैं उसमें, क्योंकि शेड्यूल 3 है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो वहीं से आपको ये सारी डिटेल्स डालनी होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, ठीक है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में ये सारी डिटेल्स, फिर करंट लाइबिलिटी में ये जो भी डिटेल्स आपकी, वो करंट लाइबिलिटी की डालनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर एसेट्स आएगा, पहले नॉन करंट एसेट्स क्या क्या है आपकी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इंटेंजिबल, और उसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट्स क्या हैं, वो सारी डिटेल्स। तो इस तरीके से आपका पूरा बैलेंस शीट का आइटम आएगा। उसके बाद आपका ब्रेकअप ऑफ फिगर्स इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो ऊपर आपने यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म वगैरह डाले हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाला है, तो इसका ब्रेकअप डालने का, क्योंकि ये नोट्स टू अकाउंट में मिलेंगे आपको, तो ये वाले डिटेल्स आपको नोट्स टू अकाउंट से देख के डालनी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके फिगर्स थे, ठीक है। तो वो सेम, अगर मैं देखो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, अपने को वही तरीका लगाना है। अगर यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे आप, तो वही चीजें रेड में आ जाएंगी, मीन्स अपने को ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। अगर नहीं भी है आपके पास ये डिटेल, तो आप उसमें 0 फिल करें,
अदरवाइज ये फॉर्म आप नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इधर भी की साइड भी कोई अगर एरर आ रहा है तो वो भी दूर करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ट्रेड रिसीवेबल है हमारे, ये वाले अमाउंट है। बट अगर हम बैलेंस शीट में अगर जाके देखें हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के एरर आप फेस कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाए। ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल हमारे यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, और वहां पे जैसे 47 का फिगर है हमारा यहाँ पे, ठीक है, 4,70,000 का या फिर 47,08,000 रुपए का जो ट्रेड रिसीवेबल का फिगर है यहाँ पे। और नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं सिर्फ ये, ठीक है। तो इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा, एडिट करके आपको डालने पड़ेंगे कि इन सिक्योर्ड सिक्योर्ड में क्या है ट्रेड रिसीवेबल वगैरह, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट में मिलेंगे आपको ये सारी डिटेल, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट से आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ से जो ब्रेकअप ऑफ फिगर्स वाला लिखा हुआ है ना, तो ये सारी डिटेल्स आपको नोट्स टू अकाउंट से मिलती हैं, ठीक है, कि कैसे कितने कितने क्या है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अपने बैंक, ठीक है, डिपॉजिट्स क्या थे, लोन एडवांस, फिर यहाँ पे कैपिटल एडवांस लॉन्ग टर्म वाले के, फिर प्रोविजंस वगैरह कुछ थे, लॉन्ग टर्म लोन की डिटेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स की डिटेल, सिक्योर्ड इनसिक्योर्ड डाउटफुल, ठीक है। तो ये आपको सेव करके, ये आपको बस तरीका मैंने बताया आपको कि आप ऐसे भी आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं फटाफट से जीरो फिल करके वीडियो पॉज करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे वो चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद ये देखो ये मैच हो गया ना नेट ट्रेड रिसीवेबल से, और ये मैच हो गया। तो अब यहाँ पे इसको रीजन डालना पड़ेगा कि भाई आपने ये क्यों चेंज किया ये वाला फिगर, तो आप रीजन डाल सकते हैं बैलेंस नोट मैचिंग, ठीक है, नोट मैचिंग विद द फाइल्ड डॉक्यूमेंट फाइल्ड AOC4, ठीक है। आप मतलब एक्चुअल रीजन डालना होता है कि भाई क्यों नहीं मैच कर रहा, आपने पूरा चेक कर लिया तो आपका जो भी एक्चुअल रीजन हो वो आप डाल देंगे, ठीक है। टेक्निकल इश्यू या कुछ भी जो भी आप रीजन डाल जरूर डालें, ठीक है। एंड नेम मत लगे इसमें, एंड नेम का कोई मतलब नहीं होता, तो आपका जो भी एक्चुअल रीजन है तो आप वही डाल लें कि भाई लास्ट ईयर ये है इस वजह से या टेक्निकल इश्यू कुछ भी है वो आप डाल दें, ठीक है। वो सेव करने से वो नीचे चला गया। अब आते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर। फाइनेंशियल पैरामीटर में बैलेंस शीट आइटम अमाउंट इन रुपी एज एन फाइनेंशियल ईयर डेट, ये ठीक है। अमाउंट ऑफ इश्यू ऑफ फॉर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, शेयर एप्लीकेशन मनी गिवन, शेयर एप्लीकेशन मनी गिवन ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, पेड अप कैपिटल हेल्ड बाई फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो ये पेड अप कैपिटल से रिलेटेड है, हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट किए हुए हैं, मैच्योर्ड हुए हैं, अनक्लेम्ड डिबेंचर, एम्प्लॉयड डिविडेंड, ये सारी हमारे नोट्स टू अकाउंट में सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं। जितनी भी कंपनियां होती हैं सारी डिटेल्स बनती हैं, क्योंकि हमारे शेड्यूल में और कंपनीज एक्ट में ये मैंडेटरी है सारी। कॉमर्शियल पेपर क्या है तो ये सभी हमें यहाँ पे भी डालनी होती हैं आपकी कंपनी में, क्योंकि ये फॉर्म अभी थोड़ा इसको और इम्प्रूव किया गया है ताकि सारी चीजें आपकी ऐड हो जाएं। तो यहाँ पे नेट वर्थ ऑफ द कंपनी भी आएगा, ठीक है, सारी डिटेल, सिक्योर्ड लोन क्या है, ग्रोस प्रॉपर्टी प्लांट कितनी अमाउंट है, डेप्रिसिएशन कितना है, मिसलेनियस, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैंडेटरी थी वो है फाइनेंशियल पैरामीटर हैं जिससे कोई भी उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर के फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऑप्शन यहाँ थे, ये देखिए फाइनेंशियल पैरामीटर बैलेंस शीट आइटम, तो ये लास्ट ईयर भी होते थे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैंडेटरी लिखा हुआ है, तो ये फाइल करने जरूरी होते थे, जिनके भी होते थे ये आप डिटेल फिल कर देते थे, ठीक है। तो इनमें ये सारी डिटेल्स फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है, अदरवाइज आपको ये फॉर्म नेक्स्ट नहीं होगा, ये फिल नहीं होंगे। ये सारा फिल करने के बाद यहाँ पे सेव का बटन आएगा, आपको ऐसे सेव करना है, डाटा एडिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जनरली क्या है बहुत इजी है ये फॉर्म बेसिकली, बट आपको बस वन बाय वन स्टेप वाइज बस आपको फॉर्म को देखना है, समझना है कहाँ क्या क्या डिटेल्स आएंगे। बाकी रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं, ऑडिटर वगैरह सारी चीजें बनती हैं, तो उनसे आपको देख देख के फॉर्म फिल करना होता है, ईजी होता है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट में, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में शेयर कैपिटल रेज ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, तो आपने कितनी शेयर कैपिटल रेज की है करंट ईयर में, तो वो आपको बतानी होती है इस कॉलम में। ये लास्ट ईयर भी होता था, अभी भी है ये चीजें। आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मैंडेटरी डिटेल्स का पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या डालना है, नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स बताने एट द बिगिनिंग ऑफ कंपनी,
ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो हमारे थे 1 लाख शेयर, नंबर ऑफ शेयर बताने हैं, उसका अमाउंट कितना था, टोटल नॉमिनल अमाउंट। ठीक है, मान लो 10 का था तो 1 लाख रुपया आपका नॉमिनल अमाउंट था। ठीक है, फिर टोटल पेड अप अमाउंट कितना था उसमें से। ठीक है, तो आपको ये पूरा फुल्ली पेड अप था तो ये ऐसे पेड अप डालना है। ठीक है, फिर आते हैं इसका इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। ये नीचे से आप ये डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा, पब्लिक इश्यू किया है आपने। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर पब्लिक इश्यू है तो वो ऐसे डालेंगे डिटेल। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी राइट इशू किया है तो ये कंपनीज में होता है, राइट इशू भी होते हैं। ठीक है, या आपने कोई भी बोनस इशू किया है तो यहाँ पे आपको बोनस इशू की डिटेल डालनी होती है, लिस्टेड कंपनियां होती हैं इन सब में। ठीक है, फिर कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट से आपने शेयर आपको लोट किए हैं आपने। ठीक है, ई शो वगैरह हैं, स्वीट इक्विटी है, कन्वर्जन हुआ है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डालना है डिक्रीज कितने हुए हैं। ठीक है, बाई बैक किया आपने, शेयर फोरफिट किए हैं, या रिडक्शन किया आपने शेयर कैपिटल में, तो ये अपने आप यहाँ पे एट द एंड ऑफ ही अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर की डिटेल ऐसे डालनी होती है, क्या आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडीम किए हैं या जो भी है। फिर अदर्स कुछ भी हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये ऐसे आपको डालना होता है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आता है रिलेटेड टू कोस्ट रिकॉर्ड एंड कोस्ट ऑडिट। अगर आपकी कंपनी पे कोस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप इसको यस करके आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, वेदर कॉस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी हैज बीन मेंटेन्ड। ठीक है, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स फटाफट से फिल करके नेक्स्ट वाली डिटेल्स में चलते हैं फिर। ठीक है, ये डिटेल्स डालने के बाद में हमको यहाँ पे सेव करना है, सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, तो देखो हमने काफ़ी सारा फॉर्म फिल कर दिया है। तो ऐसे ही आप भी इस फॉर्म को धीरे धीरे करेंगे तो आप इसको फॉर्म को ऐसे ही वेब बेस पे वाले में इजीली कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो वेब बेस वाला ज़्यादा इजी है ऑफलाइन मोड से। ठीक है, उसमें काफ़ी एरर आ रहे हैं, ये वाला फॉर्म ज़्यादा इजी है, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है इसको। फिर आते हैं सेगमेंट 2 पे, वो सेगमेंट 1 था। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम थे। अब सेगमेंट 2 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी आइटम्स होते हैं वो आपको डालने हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम ये भी आपके पास फॉर्मेट मतलब बना हुआ होता है। ठीक है, साइंड वगैरह होता है, उससे देख के आपको यहाँ पे अपने फिगर्स फिल करने होते हैं। ठीक है, सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, सेल ऑफ गुड सप्लाई, ये सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं, एक्सपोर्ट है कुछ भी। ठीक है, अदर इनकम्स हैं कुछ भी, ये सारा आपको वहाँ पे दिया हुआ मिलेगा, जस्ट आपको वहाँ से देख के यहाँ पे फिगर्स डालने होते हैं। ठीक है, कि आपके जो एक्चुअल जो फाइनेंशियल हैं, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल जिसको बोलते हैं, वो सेम फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, क्योंकि शेड्यूल 3 का जो मैंने अभी आपको बताया, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग, ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, फिर डिटेल्स ऑफ अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज की कोई अर्निंग है तो। ठीक है, फिर डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेंगी सारी डिटेल्स। ठीक है, फिर फाइनेंशियल पैरामीटर्स, सेम जैसे बैलेंस शीट के थे वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं। इनके इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, डाइल्यूटेड फॉरेन करेंसी में क्या थे, रेंट पे कितना है। ठीक है, पैरामीटर्स होते हैं, सेम इनको सेव करेंगे तो ये एरर दिखाएगा, इनको मैं फिल करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए मैं सभी में 0 0 ही डाल रहा हूँ ताकि आपको ये फॉर्म फटाफट से समझ आ जाए। ठीक है, अभी थोड़ा ही रहा है। ठीक है, इसके बाद बस नीचे ये डिटेल है, इसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो सेव करके नेक्स्ट वाले टाइल्स पे पहुंच जाएंगे जिसमें हमें इसके अटैचमेंट्स के बारे में पता लगेगा। ठीक है, मैंने सभी में 0 0 फिल कर दिए हैं। ठीक है, बट मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वाली जो डिटेल थी ना, ये लास्ट ईयर नहीं थी, ये इसी बार आई है। ठीक है, तो कुछ कुछ हेडिंग्स होंगी जो आपको लास्ट ईयर नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो इस बार न्यू ऐड हुई हैं, तो ये चेंजेज हैं इस फॉर्म में। ठीक है, बट मेन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कहाँ क्या क्या फिगर्स डालने हैं। इस फॉर्म में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपको लास्ट ईयर के फिगर भी साथ के साथ देखने को मिल जाते हैं, जो ऑटो पॉपुलेट होंगे। ठीक है, बट पहले नहीं होता था ऐसा, कुछ फॉर्म्स में होते थे कुछ में नहीं होते थे, तो इसे आप इजीली लास्ट ईयर के फिगर्स देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चेंजेस हैं और हैं, कैसे डालने हैं, लास्ट ईयर क्या था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। इसके बाद आते हैं अब हम डिटेल्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी होता था। यहाँ पे आपको जो भी आप में आपकी प्रिंसिपल सर्विसेज हैं या प्रिंसिपल प्रोडक्ट हैं इसमें आप डील करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डालनी होती है। ठीक है, उसका एक कोड डालना होता है, प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी कोड।
ITCNP CS 4 डिजिट का कोड होता है ये आप गूगल से भी निकाल के डाल सकते हैं, या लास्ट ईयर का आपका है तो वहां से भी आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्लीज रेफर टू इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज कोमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको नेशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन फॉर सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लास्ट ईयर का फॉर्म में अगर देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होता है डिटेल रिलेटेड टू प्रिंसिपल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो नंबर डालना होता है, ये आपके जो इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है उसके अंदर भी ये डिटेल्स होती है, अगर आपको पता हो तो ये यहाँ पे फिल करेंगे, अपने आप आ गया। फिर आपको टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी, उसका टर्नओवर डालना होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विस कोड, तो यहाँ पे इसका फिर से कोड डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 डिजिट का डालना होता है, उस पहले वाले में 4 डिजिट का डालना होता है, यहाँ पे 8 डिजिट का डालना होता है। ठीक है, ये आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है सर्विसेज का, जैसे क्या चीज़ का आपका काम है तो आप डिटेल में उसका लिख सकते हैं। जो भी आपका XYZ कोई भी आप सर्विस या जो भी करते हैं उसमें आपका टर्नओवर कितना है तो वो टर्नओवर डालना है। ये सेम होता है लास्ट ईयर से ही, आप देख के डाल सकते हैं इसको। फिर आते हैं सेगमेंट 3, डिस्क्लोजर अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर कोई भी आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, वेदर एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड विद रिलेटेड पार्टी, तो वो आपको डालनी होती है। ठीक है, दूसरा अगर फिर मैं बात करूं, फिर सेगमेंट यहाँ पे आ जाता है ये ऑडिटर रिपोर्ट का। ठीक है, इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी वेदर एनी कैग, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में कैग ऑडिटर लगते हैं तो वो आपको डालने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। फिर सेगमेंट 5 पे आते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने का, तो मैं भी इसको यहाँ पे कर देता हूँ नो। ठीक है, ये भी हमारे नोट एप्लीकेबल अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, या फिर आप नो कर दें इसको। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन 5, सेगमेंट 5। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी अगर है तो ठीक है, रिपोर्ट ऑफ अनस्पेंट अमाउंट या फिर सेक्शन 135 या नोट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर आता है मिसलिनियस का, वेदर द सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल। अगर आपके पास सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप इसको यस करेंगे, तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आप इसको नो करें अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आपको पता ही होगा जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो जो सेकंड जो ऑप्शन होता है यहाँ पे जो अटैचमेंट वाला, ये ओपन हो जाएगा। मैंने पूरा फॉर्म कंपनी डिटेल्स वाला फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट, और उसके बाद वो जो दो नए जो इसके साथ एक्सट्रैक्ट जो रिटर्न है, ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर वाली, वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, वो कैसे ओपन होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा फॉर्म फिल कर दिया हमने, अब इसके बाद नेक्स्ट करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्म शुरू हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मैंडेटरी है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एज पर सेक्शन 134 इंक्लूडिंग ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साइन हो रखे हैं उसके साथ में आपको क्या करना है, ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स, वो भी आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा जब नेक्स्ट वाली ये डिटेल्स हम फिल करेंगे, तो कैसी ऑडिटर रिपोर्ट होती है, कैसे डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, कहाँ से क्या क्या डिटेल आपको इसमें फॉर्म में फिल करनी होती है, क्योंकि डिटेल सबकी बार फिल करनी है। ठीक है, अटैचमेंट तो करना ही करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 MB तक आप अपलोड कर सकती हैं। ठीक है, और आपकी कोई ऑप्शनल अटैचमेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन सेम ही बाकी फॉर्म्स में भी होता है, कौन से बोर्ड रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। ठीक है, वो डेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जो भी डिजिटल डायरेक्टर होगा जो इस फॉर्म को साइन कर रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे उसके 3 नंबर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है CA के साइन वाली डिटेल, जो मैं बता रहा था, सर्टिफाइड बाई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। तो ये आपके प्रोफेशनल हो सकते हैं, CA, CS और कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे प्रैक्टिस में होने चाहिए। ठीक है, और उसको आपको बताना भी पड़ेगा वो एसोसिएट है या फेलो मेंबर है। ठीक है, जो आपका इस फॉर्म को फाइल कर रहे हैं, नोट द ऑडिटर, बट इस फॉर्म को जो चेक करके इस फॉर्म को फाइल कर रहे हैं, तो ये सेम ऑडिटर भी हो सकता है, अलग पर्सन भी हो सकता है। ठीक है,
ठीक है, मैं आपकी एक बार ये डिटेल अटैच करके मैं आपको नेक्स्ट करके फिर वो रिव्यू और सबमिट वाली चीज़ें दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद जो आगे इसका जो नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट वाला जो ऑडिटर रिपोर्ट और जो बोर्ड रिपोर्ट वाली चीज़ ओपन होंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो अटैचमेंट वाली चीज़ है, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा होता था इंक्लूडिंग बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, वो बोर्ड रिपोर्ट वाला ऑप्शन हटा दिया इनको। मैं अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लास्ट ईयर का मेरा फॉर्म था, इसके अगर अटैचमेंट वाली डिटेल में दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा होता था इंक्लूडिंग बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो वो इस बार इन्होंने हटा दिया है इस फॉर्म में। वो पता नहीं अब इसमें बोर्ड रिपोर्ट ऐड करनी भी है या नहीं करनी है, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट इसके साथ एक फॉर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप सेफ साइड के लिए ऐड करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आपके पास ये रिव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये वाला करने के बाद तो ये पूरे फॉर्म में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी, अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आपको बैक करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से एडिट पे क्लिक करके अगर कोई भी डिटेल मिसमैच हो रही है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और रिव्यू और सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे होता है। ये पूरा फॉर्म आपको दिखाएगा वन एक ही बारी में कहाँ कहाँ आपने क्या क्या डिटेल फिल की है। ठीक है, नॉन एडिटेबल होता है वैसे, बट ऊपर ऊपर ऑप्शन दिया हुआ होता है इसका एडिट का, अगर एडिट कुछ भी करना है आपको। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, अटैचमेंट वगैरह सब। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव कर देते हैं। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब वापस से मैं, अगर बीच में से अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आपको ये वापस से फॉर्म ऐसे ही मिलेगा क्योंकि आपने सेव किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको एडिट फॉर्म पे, और वापस से आपका वही फॉर्म आपने जो सेव कर रखा है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है इस पे वेब बेस वाली चीज पे। ठीक है, अगर कोई भी एरर वेरर आता है बीच में या इंटरनेट का इश्यू वगैरह कुछ भी इश्यू आता है, तो आप इसको दोबारा से ऐसे फॉर्म को एडिट करके उसी फॉर्म पे वहीं पे जा सकते हैं। ठीक है, आपको मोस्टली डिटेल फिल मिलेंगी। ठीक है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा। फॉर्म लोड हो जाता है, मैं आपके उसके बाद दिखाता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं इसी चैनल पे सारी वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें डालता हूँ मैं। ठीक है, इसका कम्युनिटी टैब होता है, उसमें हमें सारे इसके जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो सब डालते हैं। ठीक है, तो ये वापस से आपको ऐसे सेव सेव करना पड़ेगा ये फॉर्म। मैं एक बार चेक करता हूँ इसमें क्या एरर आ गया, बट ये ऐसे डाटा एडिड सक्सेसफुली ये ऐसे होता रहेगा। फिर से करने पड़ेंगे आपको ये बार बार सेव वाली चीज़ें। ठीक है, बस ये चीज़ें तो एक बार आएंगी, बट स्टिल जो आपने डाटा फिल कर रखा है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, वो डाटा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, वेब बेस्ड फॉर्म का यही फायदा है। सेम एक्सेल वाले में भी यही फायदा है, एक्सेल वाले में भी आप ऑफलाइन करके आप इसको सारी डिटेल फिल कर सकते हैं इजीली। इस वाले में काफ़ी स्टेप्स पे दे रखा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फॉर्म है, तो हर स्टेप्स पे इसको सेव करने का ऑप्शन दे रखा है, ताकि अगर आपका नेट में भी कोई इश्यू होता है कई बार तो वो भी टैकल हो जाए, ताकि आपका कुछ फॉर्म तो फिल किया हुआ मिले। जैसे हमारे वाले फॉर्म में इशू हुआ, तो ये एक टिप्स हैं ये सारी इस तरह की आपको फॉलो करनी है। ठीक है, फॉर्म बहुत इजी है कोई तरीके से। और दूसरा, इसका कोई और सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता है, आपको फाइल तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता है, आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाके ही ये फाइल होता है। ठीक है, हाँ कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप इसको ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, बट स्टिल आपको तरीका यही है, फॉर्म भी वो यहीं से फाइल होंगे। तो एमसीए के केस में कहीं भी कोई वो नहीं है। ठीक है, अब ये पूरा वो रिव्यू के लिए आ गया, रिव्यू एंड सबमिट वाली चीजें। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्रोसीड करना है आपको। ठीक है, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फॉर्म ओपन हो जाएगा ये अपना, जैसे आप प्रोसीड पे करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स। और जब ऑडिटर रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा उसका क्या नाम है, बोर्ड रिपोर्ट का। ठीक है, ये स्टैंड अलोन है, ये लिंक फॉर्म है जिसको एक तरीके से लिंक जैसे बोलते हैं ना, ये अपने आप लिंक है, तो ये अपने आप ओपन हो जाएंगे।
ये लिखा हुआ है परसेंट टू द सेक्शन दिस रीड विद रूल। ठीक है, इसकी भी अलग से रेफर इंस्ट्रक्शन किट दे रखी है, ये क्यों फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ मिलेगा आपको, द लिंक वेब फॉर्म एक्सट्रैक्टेड ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, ये इन फॉर्म के साथ मिलेगा आपको। ठीक है, ये फॉर्म ऐसे होता है। ठीक है, मान लो कंपनी का नाम आएगा यहाँ पे, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, यहाँ पे ओपिनियन वगैरह, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ ऑडिटर रिपोर्ट आपको एक बार। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट देख के आपको कहाँ से क्या क्या डिटेल्स हैं, सभी में सेम होती हैं, वो आपको फिल करनी है। तो एक बार के लिए मैं, ये कोई भी मेरी कंपनी है उसका मैं एक बार आपको ऐसे सैंपल दिखा रहा हूँ। ये हमने फॉर्म जो लास्ट ईयर अटैच कर रखी थी टाइप से। ठीक है, ये पुरानी है रिपोर्ट तो, बट ऐसे ही बनती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रिपोर्ट ये ऐसे। ठीक है, ये ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं, एफएस होते हैं ऐसे नीचे दिए हुए। तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोट्स टू अकाउंट वगैरह सारी डिटेल्स होती हैं इसमें। ठीक है, नीचे साइन वगैरह होते हैं, ये जो अटैचमेंट में देते हैं हम। ठीक है, ये ऑडिटर रिपोर्ट होती है। अब इस ऑडिटर रिपोर्ट के बेसिस पे ये साइन होती है सीए की प्रॉपर। ठीक है, वो लेटर हेड वगैरह पे निकलती है। ठीक है, इस रिपोर्ट को देख के आपको यहाँ पे कॉलम्स फिल करने होते हैं, जैसे ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही होता है ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। तो यहाँ से या तो आप इसको इसको कॉपी करके यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को, या तो आप इस पूरे पार्ट को, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको पूरा कॉपी करके डाल सकते हैं, या इसका कुछ समरी बना के वैसे डाल सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पूरा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई करेक्टर वगैरह की कोई लिमिट नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा ओपिनियन है उसको कॉपी पेस्ट करें, फिर ये जो बेसिस फॉर ओपिनियन है वो कॉपी पेस्ट करें। आप यहाँ पे ये नहीं डाल सकते कि रेफर टू द ऑडिटर अटैच रिपोर्ट। ठीक है, रेफर टू द अटैच रिपोर्ट। ठीक है, बिकॉज अगर अगर वही डालना होता तो इस फॉर्म का कोई पर्पज नहीं था वेब फॉर्म देने का। ठीक है, फिर तो क्योंकि वो अटैच करवा ही रहे हैं, फिर इस फॉर्म को देने का पर्पज ही क्या था। तो एक तरीके से ये डाटा कलेक्ट करने की चीजें हैं, तो मे भी कोई इश्यू आ सकता है अगर आप वैसे डालेंगे पीएफए वाली चीजें या अटैच्ड इन द फॉर्म। ठीक है, तो वो मत डालें, उसको अवॉइड करें। इंस्टेंट आप इसको डिटेल में, आपकी जो आपके पास जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट है, आप उसको डिटेल में आप इसको कॉपी पेस्ट मारें। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट आपको ऐसे ही फिल करना चाहिए। ठीक है, फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन अदर देन, फिर कोई की ऑडिट मैटर्स हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर आप एनए लिख सकते हैं, या नोट एप्लीकेबल आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, एनए भी ना लिख के आप नोट एप्लीकेबल ऐसे। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन, ये सभी आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन अदर देन एफएस। ठीक है, ये सभी उसमें मिलती है, जो भी ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है, क्योंकि सेम ही फॉर्मेट होता है सभी का, इसी फॉर्मेट को लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ऑडिटर रिमार्क है, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क, डिस्क्लेमर। अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन दे रखी है तो यहाँ पे 1 डाल लेंगे, तो यहाँ पे नीचे ओपन हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या डाली है, क्या रिजर्वेशन है, क्या एडवर्स रिमार्क है, या डिस्क्लेमर। ठीक है, ये ऑडिटर्स के पॉइंट होते हैं, इसको आप जीरो नहीं डाल सकते। ठीक है, मतलब जीरो भी डल जाता है, नीचे कुछ है जहाँ पे जीरो नहीं आता, वो दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई है ही नहीं आपकी कोई क्वालिफिकेशन, तो आप इसको जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको आपकी कैसे। फिर ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट आप इसको पूरा पैराग्राफ कॉपी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। फिर ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अदर डिटेल्स, स्टेट अदर मैटर्स एज पर रूल। ठीक है, वे स्टेट एनी अदर मैटर्स इफ एनी। फिर रिपोर्ट्स ऑन अदर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो ये सभी आपको मिलेंगे, जैसे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये सभी जितनी भी आपको ऑडिटेड बैलेंस मिलेगी ना रिपोर्ट, उसमें मिलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, ये कारो, अगर कारो की एप्लीकेबिलिटी है आपकी कंपनीज पे तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप इसको यस करेंगे तो ये चीजें आपको यहाँ पे ऐसे जितने भी कारों के जो पॉइंट होते हैं ना, क्लोज जिसे बोलते हैं, क्लोज के ऊपर आपको यहाँ पे ऐसे कमेंट करना पड़ेगा, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ठीक है, अगर आप इस पे अनफेवरेबल लिखेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी, क्या कमेंट है उसके बारे में, क्या डिस्क्लेमर है। ठीक है, या ये क्लोज एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस और नो करना है, नो कर देंगे तो ये अपने आप हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, कार एप्लीकेबल या फिर इंटरनेट फाइनेंशियल कंट्रोल, कुछ कंपनियों पे आईएफसी लगता है, तो रिपोर्टिंग ऑन आईएफसी उसके बारे में बताना है। फिर अटैचमेंट,
तो आप यहाँ पे जो ऑडिटर रिपोर्ट है उसको आप अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर, आई एम ऑथराइज टू साइन द फॉर्म, क्योंकि ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म को भरने की, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे डायरेक्टर का डिटेल आएंगी। ठीक है। आई ऑल्सो डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन स्टेटेड इन दिस फॉर्म इज लाइन विद द ऑडिटर रिपोर्ट अटैच विद द फॉर्म एओसी। तो आपको ये इसमें लिखा ही होता है ऑलरेडी, बट स्टिल आपको ये डिटेल सारी फिल करनी होती है, क्योंकि अगर आप वो फिल नहीं करेंगे तो ये लॉजिक ही नहीं था इसका कुछ भी। ठीक है, तो इसको मैं अभी सबमिट करता हूँ। इस फॉर्म में कुछ भी नहीं है, बस यही था। इसको भी मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों वो डिटेल्स मैंने एक बार सारी डाल दी है। मैंने एक बार ऐसे ही पीएफए लगाए, बट डोंट कॉपी पीएफए। ठीक है, डोंट मेंशन पीएफए। मैंने आपको बता दिया इसका लॉजिक। ये अटैचमेंट वाला भी इसी में ही है, तो ये अलग से कोई ओपन नहीं होगा। रिव्यू सबमिट भी एक ही साथ है ये। ठीक है, मैंने ये डिटेल डाल दी। अब इसको मैं प्रोसीड करूंगा। ठीक है, देखो प्रोसीड करते ही वो दूसरा मेरी बोर्ड रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसमें अलग अलग से सेव करने का ऑप्शन नहीं है, जैसे एओसी 4 में था पहले वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ ही है वो। ठीक है, वो होगा इनका कुछ। फिर अगेन ये आपको इसकी किट मिलेगी बोर्ड रिपोर्ट की भी। ठीक है, पर्पस लिंक फॉर्म है, बोर्ड रिपोर्ट है, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्ट बोर्ड रिपोर्ट, और ये लिंक फॉर्म है। ठीक है, ये सारी डिटेल इसकी नीचे दे रखी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन किट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इनमें फीस वगैरह नहीं दी होती, क्योंकि नोट एप्लीकेबल होगी ना फीस, वो एक साथ ये उसी 4 की फीस जो लगेगी। ठीक है, अब ये आता है वही सेम। अब बोर्ड रिपोर्ट का आपको देखना है। बोर्ड रिपोर्ट की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। ठीक है, इस पूरे फॉर्म में। ठीक है, ये नीचे तक फॉर्म है, इसमें पूरे आपको बोर्ड रिपोर्ट की डिटेल जाएंगी। ठीक है, ऐसे अब मैं आपको एक एक चीजें गो थ्रू करवा देता हूँ, क्या क्या डिटेल्स आएंगी। जैसे नेम ऑफ द कंपनी आ गया, फिर वेब एड्रेस। वेब एड्रेस इफ एनी वेयर एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 192 हैज बीन प्लेस्ड। ये क्या होता है कि जो आपका MGT 9 फॉर्म था एक। ठीक है, MGT 9 फॉर्म का ये सेक्शन होता था, सब सेक्शन 3। तो ये शायद 2021-22 से कोई नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से ये हटा दिया गया है। और इसको वेब लिंक, अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है जहाँ पे आप अपलोड करते हैं, तो उसका वेब लिंक देना होता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपने उस फॉर्म को अपने जो अपने एनुअल रिटर्न जो होती है वो आपने जहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो MGT 9 होता था पहले, उसकी जगह ये अब ये आने लग गया है। तो आपको MGT 9 की कोई रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट आपको यहाँ पे वेब एड्रेस, मतलब आपकी जो वेबसाइट का एड्रेस है, या कोई भी जो लिंक है जहाँ पे आपने अपलोड कर रखे हैं। डिस्क्लोजर विद रिगार्ड टू द मीटिंग ऑफ द वेदर कंपनी इज एन ओपीसी और स्मॉल कंपनी। ठीक है, तो आपको यस और नो, अगर आपकी ओपीसी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करें इसको। ठीक है, फिर बोर्ड मीटिंग बतानी होती है। 4 बोर्ड मीटिंग करनी मैंडेटरी होती है, तो आपको ये 4 डालेंगे तो ये नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको डिटेल डल जाएंगी, कब कब आपकी डेट थी उसकी, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने थे, जिस उसमें से कितने बंदों ने अटेंड की, कितने डायरेक्टरों ने अटेंड की, और यहाँ पे वो हो जाएगी। तो मैं एक बार एक करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि बस समझ आ जाए। ठीक है, मैंने एक ही डेट डाल दी। हाँ, ये डेट नहीं डल सकती, पिछले फाइनेंशियल ईयर की डेट ही डालनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे 2 डायरेक्टर थे, दोनों ने अटेंड किया, तो ये अपने आप 100% आ जाएगा। अब कोई कमेटी की मीटिंग्स हैं, तो कमेटी की मीटिंग्स आपको यहाँ बतानी होती हैं। नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड, या आप इसको 0 भी कर सकते हैं। पर बोर्ड मीटिंग को आप 0 नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा, ये मना कर देगा। ठीक है, तो ये वो वाले मैं जो पिछले वाले फॉर्म में वही बता रहा था कि आपको 0 वाली वो दिक्कत क्या थी। ठीक है, बट जहाँ पे 0 डल सकता है वहाँ 0 डलेगा। अब आते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर। ठीक है, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ये। तो मैं आपको बोर्ड रिपोर्ट का फॉर्मेट भी आपको एक दिखा देता हूँ, कैसी होती है बोर्ड रिपोर्ट। जैसे ये है, कि मैंने ऐसे ही डम्मी कंपनी का ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। तो ये ऐसे रिपोर्ट बनती है, फाइनेंशियल समरी डालते हैं हम उसमें, ये फिगर्स होते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट वाइज डिटेल्स होती हैं इसमें, वेब लिंक वगैरह, ये देखो सारी डिटेल्स होती है, क्योंकि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट होती है। इसमें ये सब हेडिंग होती हैं, ऑडिटर्स बारे की डिटेल होती है, बोर्ड कमेंट्स ऑन ऑडिटर रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट होने के बाद बोर्ड ने क्या रिपोर्ट बनाई, क्या ऑडिटर्स ने किया, उसके बारे में सारी डिटेल्स, कब कब मीटिंग की। तो इसमें सारे बोर्ड्स ने जो जो काम किए, मतलब डायरेक्टर्स ने जो जो काम किए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये MGT 9 वाली चीज में बता रहा था, तो ये अभी हट चुका है, रिमूव हो चुकी है, क्लोज।
एओसी 2 वाली डिटेल्स बताऊंगा रिलेटेड पार्टी से। एक एओसी 2 होता है जिसमें रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड डिटेल डालनी होती है, ठीक है। तो ये इंटरनेट फाइनेंशियल कंट्रोल वाली चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट डलेगी। तो ये हर कंपनी की अलग अलग होती हैं, जैसे इन सभी में होता है ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से आप इसको कॉपी करके अपना पूरा एडिटेड जो आपने डाल रखा है यहाँ से कॉपी करके और आप इसको यहाँ पेस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। मे भी इसको फॉर्मेट को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, बट आपको ऐसे डालना है ये, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी कोई भी वर्ड्स की, आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने इसीलिए दे रखा है ताकि आप मैक्सिमम डाल सकें। फिर स्टेट द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर, ठीक है। कोई फ्रॉड हुआ है तो वो बताना है। डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसकी क्या स्टेटमेंट है। डिस्क्लोजर फॉर कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 178 ऑन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग अदर मैटर्स प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं, अगर आपके केस में नहीं है ये उस रिपोर्ट में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट अप्लीकेबल, ठीक है। बाकी होते हैं सभी में, डायरेक्टर रिपोर्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे ऑडिटर्स का रिमार्क। ऑडिटर्स कोई एक्सप्लेनेशन कमेंट ऑन क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क्स और डीसी डिस्क्लेमर मेड बाय द ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको डालना है ऑडिटर क्वालिफिकेशन कुछ है तो, ठीक है। डायरेक्टर कमेंट क्या है उसके ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे क्लोज होता है ना, यहाँ पे कोई भी ऑडिटर्स के कमेंट थे उसके ऊपर डायरेक्टर्स के क्या कमेंट थे, ये ना डायरेक्ट डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फ्रॉड ये थे ना, एज पर ऑडिटर रिपोर्ट नोट नो फ्रॉड अंडर सेक्शन, ठीक है। तो ये अगर है कुछ तो सेम सेक्रेटरियल ऑडिटर रिमार्क। ये दो ऑडिटर्स जो स्टैट्यूटरी होता है, ये सेक्रेटरियल ऑडिट अगर आपका है तो, ठीक है। फिर सेक्शन 186 की डिटेल ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज गिवन बाय द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे यस और नो करना होता है आपको, ठीक है। एंड आर देयर एनी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन ऑन विच सेक्शन, तो ये आपको यस नो करना है, ठीक है। ब्रीफ डिटेल है वाई ट्रांजेक्शन इज नॉट रिपोर्टेबल, तो ये आपको डिटेल बतानी पड़ेगी क्यों नहीं अप्लीकेबल है। फिर कंपनी के कोई स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू अमाउंट इफ एनी परपोज टू कैरी टू एनी रिजर्व, जो रिजर्व अमाउंट है वो बताना पड़ेगा। एनी अमाउंट रिकमेंडेड एज डिविडेंड टू बी पेड एज डिविडेंड, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ मटेरियल चेंज एंड कमिटमेंट अकर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द एंड फाइनेंशियल ईयर एंड डेट, ठीक है। कोई भी मटेरियल चेंज हुआ है। डिस्क्लोजर फॉर स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, तो यहाँ पे उसका डिस्क्लोजर बताना पड़ेगा। फिर रूल 8 डिस्क्लोजर्स, ठीक है। ये होते हैं, ये पहले वाले फॉर्म में भी थे। डिस्क्लोजर अंडर रूल 8 हुए, ये हम MGT 9 फॉर्म में बनाते थे, ठीक है। तो डिटेल्स रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन एनर्जी के बारे में, ठीक है। ये क्या होता था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना AOC 2 फॉर्म नहीं, ये उसकी अटैचमेंट्स होती थी यहाँ पे डायरेक्टर्स की। ये देखो ऐसे इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन रीड विद रूल 8(3) ऑफ द कंपनीज, तो यही 8(3) रूल यहाँ पे आता है। 8(3) जिसमें यहाँ पे कैटेग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये नील नील है, तो ये ऐसे होता था, ठीक है। ये वही सारी डिटेल हैं आपके। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस कुछ है, ठीक है। डिपॉजिट रिमेन एंड पेड, ठीक है। डिफॉल्ट और रीपेमेंट हुआ है कुछ, तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी इस ऑडिटर रिपोर्ट में। डिस्क्लोजर फॉर कंप्लायंस विद अदर स्टेट्यूटरी लॉ, ठीक है, कौन कौन से, और नंबर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये डिटेल्स भी आपको डालनी पड़ेगी। आपकी ऑडिटर्स उसमें बोर्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए। ए स्टेटमेंट दैट द कंपनी हैज कंपाइल्ड विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। ये वाली जो आपका जो पोस्ट एक्ट होता है, प्रिवेंटेशन प्रोविजन रिडर्सल, तो पोस्ट एक्ट के अंतर्गत आपने क्या डाल रखा है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई केस है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है अपनी बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। तो वो सभी बोर्ड रिपोर्ट में आपको मिलेगा ये, ठीक है। आजकल ये लेटेस्ट ये अपडेट हो रही हैं चीजें। फिर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है ऑन द डेट, कितने मेल थे फीमेल थे,
फिर नंबर ऑफ अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड। फिर ये ऑप्शनल अटैचमेंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट डाल सकते हैं या कोई मैटर्स जो भी हैं डाल सकते हैं। फिर सेम आपको डिक्लेरेशन, आई एम ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी, देन डेजिग्नेशन, डायरेक्टर ही कर सकता है इस रिपोर्ट को, देन डेन। ठीक है, तो ये आपको ऐसे फिल करना है। तो बस इतना ही है इस फॉर्म में, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद में सबमिट होगा और उसके साइन लगेंगे। तो मैं आपको सबमिट भी करके दिखा देता हूँ। एक बार ऐसे ही मैं टेम्परेरी इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ, बट मैंने पूरा फॉर्म दिखा दिया है क्या कुछ है। इजी फॉर्म है बिल्कुल ही, कुछ भी है ही नहीं। 3 ही तो फॉर्म भरने हैं। AOC 4 भरना है, जिसमें सारी कंपनी की डिटेल जाती हैं। फिर ऑडिटर्स वाला भरना है, जो ऑडिटर रिपोर्ट को देख के कॉपी पेस्ट करना है। फिर बोर्ड रिपोर्ट वाला करना है, जो बोर्ड रिपोर्ट को देख के कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, नहीं है तो नोट अप्लीकेबल कर देना है, सिंपल। तो मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली है इसके अंदर, फॉर्म के अंदर। तो मैं इस फॉर्म को ऐसे सबमिट करेंगे। लास्ट रिपोर्ट है, इसमें आपको कोई रिव्यू है, ऐसे फॉर्म सबमिट हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ से आपको ये नेविगेशन कह रहा है, प्लीज नेविगेट टू एप्लीकेशन हिस्ट्री फॉर डाउनलोडिंग द PDF। इसको आपको ओके करना है। तो ये आपकी माई एप्लीकेशन में ले जाएगा, पेंडिंग फॉर एक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड PDF करनी है। PDF करके यहाँ से आपकी जिप फाइल बनेगी। जिप फाइल के अंदर आपको तीनों फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, उन तीनों फॉर्म में से जिन 2 फॉर्म पे डायरेक्टर के साइन लगेंगे, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट पे और ऑडिटर्स रिपोर्ट वाले पे, AOC 4 पे डायरेक्टर के भी लगेंगे और CA के भी लगेंगे, जिस जो ये फॉर्म फाइल कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे डाउनलोड हो जाएगा और उसमें तीनों ये फॉर्म होंगे। ठीक है, और बाकी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कैसे क्या है। जैसे सारी चीजें ऑडिटेड हो चुकी हैं, ऑलरेडी साइंड हो चुकी हैं सारी, तो कुछ भी चेंज करने का स्कोप नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उन्हीं को फॉलो करना है। जो नहीं है आपके पास उसका आप नोट अप्लीकेबल लिख सकते हैं। बट जैसे जो जो क्लोज आ रखे हैं ये सारे कोई ना कोई सेक्शन के अंतर्गत मैंडेटरी हैं। ऑडिटर रिपोर्ट्स में भी ये सब चीजें डालनी मैंडेटरी हैं। और कुछ अभी कई लोगों का ये भी होता है कि AOC फॉर्म को देख के ऑडिटर रिपोर्ट और ये सब सारी चीजें बनती हैं। तो सेम चीजें आपको मिलेंगी वहां पे भी। ठीक है, तो सारी चीजें आपको इंक्लूड मिलेंगी, सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर जहां भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट करें। ठीक है, समझ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा हो। अगर चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, आपका कमेंट हमें हाईलाइट होगा और हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। बस ये इतना सही होता है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये फॉर्म मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप ऐसे खोल लेंगे, आपको ये तीनों यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इनको ऐसे आप फॉर्म खोलेंगे। इसके आप नीचे नीचे जाएंगे, पूरा फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल एंड में जाएंगे और यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर डालने के, ये CA के सिग्नेचर लगते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर के लगते हैं। सेम आपको बोर्ड रिपोर्ट के हैं। ठीक है, ऐसे बोर्ड रिपोर्ट के लगेंगे। बिल्कुल नीचे जाके यहाँ पे साइन मिलेंगे और सेम ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्टर डायरेक्टर के साइन होंगे। ठीक है, और साइन करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड PDF पे जाना है। ठीक है, अपलोड PDF पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, वो आपको अपलोड करने के, वो और दिखा देता हूँ मैं आपको। बट सारा कुछ मैंने बता दिया। वीडियो जरूर मेरी बड़ी हो गई है, ठीक है, बट सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, आपको यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर बोर्ड रिपोर्ट आपको करनी है, ये AOC 4। ठीक है, यहाँ पे आप 1 बाय 1 चूज फाइल करेंगे, जो भी आपका फॉर्म होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे साइंड AOC 4 है। ठीक है, तो ये पहले आपको अपलोड करने के बाद इस आगे वाले ऑप्शन अपलोड के ओपन होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये अपलोड करके डालनी है। उसके बाद ये जब यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा देगा, DSC का यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नीचे सक्सेसफुली। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा हुआ आएगा सक्सेसफुली वाला, और ये आपको 1 बाय 1 ये डिटेल आने। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इस पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ही अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली बस पेमेंट करके और ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, वहां से आप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, तो यही तरीका है इस फॉर्म का। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सारा कंपैरिजन बता दिया, टिप्स ट्रिक बता दी, रिक्वायरमेंट बता दी, डॉक्यूमेंट्स बता दिए, फॉर्मेट वगैरह सब है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ भी चाहिए
तो आप ईमेल करके हमसे मांग सकते हैं। ठीक है, आपको गूगल पे मिल जाएंगे ऑनलाइन, या आप ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह, डायरेक्टर रिपोर्ट सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, या आप हमसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।